Now this is our third audio clip. Now please concentrate. The title is menstrual cycle. तो जहाँ कहीं भी अंडरलाइन करनी है, क्वेश्चन पीछे पूछा गया था या फिर आगे पूछ सकते, वहाँ हम आपको बताएंगे और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी. सी मेंस्ट्रुअल साइकिल. The reproductive cycle in female primate, for example monkeys, apes and human, it's called menstrual cycle. तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट में, प्राइमेट माने जिनको केवल 2 स्तन होते हैं और जिनके नाखून फ्लैट होते हैं, तो 3 ही केवल प्राइमेट्स है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन. उनकी मादाओं में ही सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च. तो पहली बार जब महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन होता एट सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो उसे मेनार्च कहते. इन ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated at an average interval of 28-29 days, and the cycle of event starting from one menstrual cycle till next one is called menstrual cycle. सो माता भगिनींमध्ये जो मेन्स्ट्रुअल सायकल असतो त्याचा ॲव्हरेज टाईम पिरियड 28-29 दिवस असतो. आणि पहिल्या दिवशी ज्या दिवशी ब्लिडिंग सुरू होतं तो फर्स्ट डे ऑफ द सायकल असतो. आणि पुढच्या वेळी जेव्हा ब्लिडिंग होईल ॲट द इंटरवल ऑफ 28 डेज, तो या 28 दिवसांमध्ये ज्या काही घटना होतात XYZ ABC, तो ह्या दर 28 दिवसांनी तशाच्या तशा रिपीट होतात. तो हा जो 28 दिवसाच्या सायकलच्या घटना आहे त्याला एक मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणतात. द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल इन फिमेल प्रायमेट, फॉर एक्झाम्पल मंकी, एप अँड मॅन, इज कॉल्ड मेन्स्ट्रुअल सायकल. द फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन बिगिन्स ॲट प्युबर्टी अँड इज कॉल्ड मेनार्च. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released during ovulation during middle of each menstrual cycle. तो एक साल में 13 सायकल होते और हर सायकल में बीच वाला दिन जो है म्हणजे मधातला दिवस 13वा 14वा, तेव्हा एकच ओहम ओहरीतून बाहेर येतं, त्याला ओव्युलेशन म्हणतात. तो इस कैलकुलेशन से अगर हम लोग मेनार्च को 14वें साल मान के चले और मेनोपॉज को 50वें साल मान के चले, तो इन 36 वर्षों में 36 × 13 रफली 450 ओवा एक महिला बना सकती. The major events of menstrual cycle are shown in figure 3.9. The cycle starts with menstrual phase. आता पहिला फेज सुरू होतो आहे. The cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occur and it lasts for 3 to 5 days. तो आपको अगर कोई भी फेज ध्यान में रखना है तो वो कौन से नंबर का फेज़ है, कितने दिनों का है, उस दरमियान हार्मोन्स कौन से हैं स्त्री शरीर में, एंडोमेट्रियम की स्थिति क्या है, ओवरी के अंदर की क्या स्थिति है और उस फेज की खास बात क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए. तो आता पहिला फेज कोणता असतो, मेन्स्ट्रुअल फेज. त्याच्यात काय होतं, मेन्स्ट्रुअल फ्लो. किती ड्युरेशन आहे, 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessel, which form a liquid that comes out through vagina. तो
ॲक्च्युली मेन्स्ट्रुअल फ्लोमध्ये काय असतं, तो एंडोमेट्रियम कोलॅप्स होते, तर एंडोमेट्रियल सेल्स, ब्लड वेसल रप्चर होती, तो ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड वेसल, अनफर्टिलाइज एग, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हुआ ही इसलिए कि पिछले साइकिल का जो ओवुलेशन हुआ था उस ओवम का नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन। यदि होता था तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तो अनफर्टिलाइज एग प्लस वजाइनल म्यूकस, ये सारी चीज़ें 3 से 5 दिनों तक स्त्री शरीर के बाहर आती है थ्रू यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इस पैसेज से। और एक महिला इस दरमियान 40 से 50 ml अपना खून गंवाती है। सो द साइकिल स्टार्ट्स विथ menstrual phase. When menstrual flow occur, it lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow results due to a breakdown of endometrial lining of uterus, its blood vessels, and forms a liquid that comes out through vagina. Menstruation occur only if a released ovum is not fertilized. Underline. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Underline. In a regularly cycling female, if menstruation do not occur or it is delayed period means, so it is an indication of pregnancy. However, it may also be caused due to some or other underlying causes like stress, poor health, etc. म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन तेव्हाच होतं जेव्हा फर्टिलायझेशन आणि प्रेग्नन्सी नसतं। आणि जर एखाद्या माऊलीला मेन्स्ट्रुएशन नाही झालं याचा अर्थ होतो ती गरोदर आहे, वो पेट से है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी है। ये भी तो हो सकता कि कुछ स्ट्रेस होगा या तबीयत ठीक नहीं होगी। मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब देखो सेकंड फेज स्टार्ट हो रही। अगर 5 दिन रहा मेंस्ट्रुएशन तो छठे दिन, और अगर 3 दिन ही मेंस्ट्रुएशन हुआ तो चौथे दिन ये शुरू होगी और ये 13वें दिन तक चलेगी। सो follicular phase. During this phase, primary follicle in ovary grow to become fully mature Graafian follicle. So ovary के अंदर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये ओवरी के अंदर की स्थिति। एंडोमेट्रियम में तो सर पहले 3 दिनों में जो एंडोमेट्रियम कोलैप्स होके बह गया उसका होता है प्रोलिफरेशन, उसकी थिकनिंग बढ़ती है, ब्लड वेसल रिपेयर होके दे गेट अ फुल ऑफ ब्लड। सो simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation, माने बचा कुचा एंडोमेट्रियम अपने आप को मल्टीप्लाई करता। These changes in ovary and uterus are induced by change in level of pituitary and ovarian hormone। तो ये जो बदलाव ओवरी में हुए या यूट्रस की एंडोमेट्रियम थिकनिंग में हुए, इसकी वजह पिट्यूटरी और ओवरी के हार्मोन है। कैसे सुनो, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल is because of FSH, hormone of anterior pituitary, and the regrowth of endometrium is because of estrogen, the ovarian hormone. Secretion of gonadotrophins FSH and LH increases gradually during follicular phase। तो ये नीट क्वेश्चन है, तो यहाँ अंडरलाइन करो, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स दैट इज FSH एंड LH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें
ये एक स्टेटमेंट था जिसको उल्टा किया था। द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन FSH LH डिक्रीजेस इन फॉलिकुलर फेज, ऐसा उन्होंने कहा था। तो नहीं सर, वो तो बढ़ता है। सो दिट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. So the level of gonadotropins like LH and FSH increases gradually during follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle. तो इस्ट्रोजन हार्मोन कोणाचं आहे? ग्रोइंग फॉलिकलचं. बोथ LH and FSH attain a peak level in middle of the cycle about day 14. सो अंडरलाइन करा, पिट्यूटरी हार्मोन FSH LH की पीक लेवल कब होती है? सो अराउंड मिडवे ऑफ द साइकिल. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during mid-cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle, thereby release of ovum, that is ovulation. और ये तीसरी फेज है जो मिडवे ऑफ द साइकिल को हुआ है. तो rapid secretion of LH from anterior pituitary and its maximum level during midway of the cycle is called LH surge, and that induce the rupturing of Graafian follicle to release the ovum at a secondary oocyte stage called ovulation. Ovulatory phase, that is day 13-14, is followed by luteal phase. The last phase is secretory phase or luteal phase. तो पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फॉलिकुलर फेज, तीसरी ओहुलेटरी फेज, चौथी लूटल फेज. The ovulation or ovulatory phase is followed by luteal phase, during which a remaining part of empty Graafian follicle transform as carpus luteum. Carpus luteum secrete large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. Now underline, carpus luteum secrete large amount of progesterone, which is required to maintain the thickness of endometrium. Such endometrium is necessary for implantation of fertilized egg and event of pregnancy. आणि असं थिक एंडोमेट्रियम याच्यासाठी मेंटेन करतं प्रोजेस्टेरॉन, की जे ओव्हुलेशन झालं त्या ओव्हमचं जर फर्टिलायझेशन झालं, झायगोट बनलं, मोरुला बनला, ब्लास्टुला बनला, तर त्याचं इम्प्लांटेशन झालं पाहिजे आणि प्रेग्नन्सीचे बाकी इव्हेंटसाठी प्रोजेस्टेरॉन लागतं. ड्युरिंग प्रेग्नन्सी ऑल इव्हेंट्स ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप अँड देर इज नो मेन्स्ट्रुएशन. सो अंडरलाइन, नो मेन्स्ट्रुएशन during pregnancy. In absence of fertilization, carpus luteum degenerate and became carpus albicans. This cause disintegration of endometrium leading to menstruation, making a new cycle. तो आता पहा, समजा फर्टिलायझेशन नाही झालं तर कार्पस लूटम डिजनरेट होतो, कार्पस अल्बिकन्स बनतो और कार्पस अल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन नहीं देता. तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो हाईएस्ट रहती 21वें दिन 21st डे, तो वो धीरे 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 डिक्लाइन होती और जिस दिन ये लेवल सबसे कम होगी, अब्रप्ट डिक्लाइन इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन cause menses and new cycle begins. In human being, menstrual cycle stop around 50 years of age. That is called menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase. मतलब महिलाओं में अगर आफ्टर एवरी 28 days menstruation होता है तो इसका अर्थ ये है कि रिप्रोडक्टिव फेज अभी शुरू है. मतलब द एज इज बिटवीन 14 to 50 and extend between menarche to menopause.
अब हम लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉटम में आएंगे और यहाँ बॉटम में देखो स्केल दी है, डेज 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 28। अब आप ये देखो कि यूट्राइन इवेंट्स लिखा है डेज के ऊपर, दैट इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो देखो अब बिटवीन 1 to 5 एंडोमेट्रियम कोलैप्स, मेंसेस अकर, नीचे लिखा है मेंस्ट्रुएशन। अब आप देखो 5 to 14 फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। यूट्राइन इवेंट कोणता आहे? थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम and number of blood vessel increases. Then between 13 to 15 ovulatory phase, तो थिकनेस कायम है। 15 to 23 तक देखो एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिक हुआ है, तो 15 to 28 तक है लूटल और सिक्रेटरी फेज, और इसमें भी थिकनेस बढ़ती है। पर देखिए आफ्टर 28 वंस अगेन देर आर मेंसेस बिकॉज फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर। अब उसके ऊपर ओवेरियन हार्मोन लेवल। सो ओव्हरीचे जे दोन हार्मोन आहे इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन, तो बघा इस्ट्रोजेन 12वें-13वें दिन हाईएस्ट है और प्रोजेस्टेरॉन 21st डे के आसपास हाईएस्ट है। नाउ ओव्हॅरियन इव्हेंट्स, जसं आपण यूट्राइन इव्हेंट्स पाहिले तसे ओव्हरीचे देखो 5वें दिन से 13वें दिन तक डेवलपिंग फॉलिकल्स म्हणजे फॉलिकुलर फेज, 13वें दिन मैच्योर फॉलिकल, 14वें दिन ओव्युलेशन, 15 से आगे कार्पस लूटम, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे रिग्रेशन ऑफ कार्पस लूटम इनटू कार्पस अल्बिकन्स। तो आता आपण यूट्राइन इव्हेंट, ओव्हॅरियन इव्हेंट आणि ओव्हॅरियन हार्मोनची लेवल पाहिली। आता पिट्युटरी हार्मोन लेवल। So both FSH and LH increases gradually from day 5 to day 13, म्हणजे त्यांची लेवल सेकंड फेजमध्ये वाढत जाते आणि इट इज हाईएस्ट अराउंड 13th डे ऑफ द साइकिल, म्हणजे मिडवे ऑफ द साइकिल। तो ये हमने ध्यान से इस पिक्चर को देखा। नाउ a very important title, fertilization and implantation। तो देखो इसके पहले हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बने, ओजेनेसिस, ओहम बना, ओहुलेशन हुआ, और अब हमें देखना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग कोइटस, that is copulation, semen is released by the penis into vagina called insemination. Underline, what is insemination? Release of semen into vagina during coitus. Motile sperms swim rapidly. Motile sperms swim rapidly, pass through
the cervix, enter into uterus, finally reach ampullary region of the fallopian tube. तो देखो, कोइटस के वक्त जो 3 या 4 ml सीमेन वजाइना में डिस्चार्ज हुआ उसे इंसिमिनेशन कहा है। फिर उसमें जो 300-400 मिलियन स्पर्म्स है वो दौड़ते हैं टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। पहले सर्विक्स, यूट्राइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब और फिर वो एम्पुला में पहुंच गए। द ओहम रिलीज्ड बाय ओवरी is also transported to the ampullary region। तो जहाँ स्पर्म पहुँचे वहीं पे ओहम भी आया है ओवरी से। So the ovum released by ovary is also transported. The ovum released by the ovary is also transported to ampullary region where fertilization takes place. So the site of fertilization is ampullary region. Now underline. Fertilization can only occur if ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary region. तो फर्टिलायझेशन तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा ॲम्पुलामध्ये ओहम आलेलं असेल आणि त्याच वेळी तिथे स्पर्म आलेले असतील, कारण ओहमची फर्टिलायझेबिलिटी 24 आवर आहे आणि स्पर्मची सुद्धा कपॅसिटी टू फर्टिलाइज 24 आवर्सच आहे। सो यहाँ नीट क्वेश्चन था, fertilization can occur only when the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is a neat question. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. हेच कारण आहे की प्रत्येक वेळा स्त्री पुरुषाचे जेव्हा संबंध येतात त्या प्रत्येक वेळी काही फर्टिलायझेशन आणि प्रेग्नन्सी राहत नाही, कारण प्रेग्नन्सी आणि फर्टिलायझेशन हे तेव्हाच घडतं जेव्हा ॲम्प्युलामध्ये असतं ओहम आणि तिथे पोचतात स्पर्म. द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ स्पर्म विथ ओहम is fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induce changes in the membrane that block entry of additional sperm. तो अब देखो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलर रीजन में स्पर्म्स आ चुके, वहाँ ओहम भी है। तो अब फर्टिलायझेशनच्या वेळी sperm came in contact with zona pellucida layer of the ovum and induced the changes in the membrane that block the entry of additional sperm. तो ओहमच्या आजूबाजूने खूप सारे स्पर्म होते, पण जसा स्पर्मचा टच झाला झोना पेलुसिडाला त्याच्यावर इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेव्हलप झाले आणि बाकीचे स्पर्म रिपेल झाले, आणि रिपेल झाल्यामुळं आता पॉलिस्पर्मी होणार नाही. व्हॉट इज पॉलिस्पर्मी? फर्टिलायझेशन ऑफ ओहम बाय मोर दॅन वन स्पर्म इज पॉलिस्पर्मी. So the process of fusion of a sperm with the ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer of ovum and induce changes in membrane that block the entry of additional sperm. Does it ensure only one sperm can fertilize the ovum? Secretion of acrosome. तो स्पर्म हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के ऊपर, कॉल्ड एक्रोसोम. The secretion of acrosome help the sperm to enter into cytoplasm of ovum through zona pellucida and then plasma membrane. तो ॲक्रोझोममध्ये जे स्पर्म लायसिन असतं म्हणजे हाय ॲलोरोनिडेज एन्झाईम, झोना लायसिन एन्झाईम, त्याच्यामुळं हा स्पर्म झोना पेलुसिडाला पंक्चर करतं, मग प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला. So the secretion of acrosome
help the sperm to enter cytoplasm of ovum through zona pellucida and plasma membrane. This induce completion of meiotic division of secondary oocyte. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। तो ओहम जो ओवरी से एम्प्यूला में आया था फैलोपियन ट्यूब के, वो सेकेंडरी oocyte था। उसने सिर्फ मियोसिस 1 ही किया था, उसके पास एक ही पोलर बॉडी थी। पर जैसे ही उसमें स्पर्म घुस गया तो ओहम ॲक्टिवेट हो गया, आणि जेव्हा ओहम ॲक्टिवेट होतं तर ते पटकन करतं सेकंड मियोटिक डिव्हिजन, म्हणजे सेकंड मॅच्युरेशन डिव्हिजन. सो एंट्री ऑफ द स्पर्म इन ओहम, अंडरलाइन करा, इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिव्हिजन ऑफ सेकंडरी oocyte. आणि इथं 2-3 वेळा नीट क्वेश्चन आहे कि ओहम में सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन या सेकंड मियोसिस तब तक नहीं होता जब तक इट इज पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म. तो दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. The second meiotic division is also unequal like first and result in formation of second polar body and haploid oocyte. तो सर सेकंडरी oocyte मध्ये सेकंड मियोसिस झाल्यावर सेकंडरी oocyte बनतो oocyte आणि फेकल्या जाते सेकंड पोलर बॉडी. तो अगर ओहम के पास 2 पोलर बॉडी है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसमें घुस गया स्पर्म. यस सर, presence of 2 polar body around the ovum is an indication of entry of the sperm into ovum. Soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form diploid zygote. So how many chromosomes will there in a zygote? 46. 23 from egg nucleus, 23 from sperm nucleus. Let us see the diagram. Now see, ovum is surrounded by few sperms. तो सबसे बाहर है कोरोना रेडिएटा सेलुलर, फिर जोना पेलुसिडा, फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और सब आजू बाजू से स्पर्म्स है, और एक स्पर्म एंट्री कर रहा है. पिंक कलर की पेरीवाइटेलाइन स्पेस है, उसमें एक पोलर बॉडी होगी. Now, one has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. तो हे लक्षात असायला पाहिजे की बाळाचं लिंग म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी हे फर्टिलायझेशनच्या वेळीच डिसाईड होतं. लेट्स सी हाऊ. ॲज यू नो, द क्रोमोझोम पॅटर्न इन ह्यूमन फिमेल इज XX and that in male is XY. तो हमें पता है कि महिलाओं का क्रोमोसोम पैटर्न XX है और पुरुषों का XY. Therefore, all haploid OHA female gamete produced by female have sex chromosome X, whereas in male gamete, that is sperm, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of the sperm carry X chromosome while the other 50% carry Y chromosome. So, महिलांचे जेवढे ओहा असतात तो प्रत्येक ओहा X वाला असतो, आणि पुरुषांचे जे स्पर्म असतात ते 50% X वाले 50% Y वाले असतात. After fusion of male and female gamete, the zygote would carry either XX combination or XY depending on underline whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. तो X वाल्या स्पर्मनं फर्टिलाइज केलं तर डॉटर, आणि Y वाल्याने केलं तर सन.
The zygote carrying XX would develop into female baby and XY in a male baby. So that is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by father and not by mother. अब झायगोट बन चुका, आत्ता चालू होतील क्लिवेजेस. म्हणजे एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटमध्ये पहिले फर्टिलायझेशन, त्याचं प्रोडक्ट डिप्लॉइड झायगोट. मग सेकंड स्टेप असते क्लिवेजेस, म्हणजे झायगोटमध्ये मायटॉटिक डिव्हिजन होतील आणि 16 सेलचा एम्ब्रियो तयार होईल, कॉल्ड मोरुला in fallopian tube. Now see, the mitotic division starts as zygote moves through isthmus of oviduct called cleavages towards uterus and forms 2-celled, 4-celled, 8-celled, 16 daughter cells called ब्लास्टोमर. तो माइटोटिक डिवीजन शुरू होती है जाइगोट में तब जब वो जाइगोट धीरे धीरे एम्प्यूला से इस्थमस, इस्थमस से यूट्रस की तरफ जाता है, और इन माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेजेस कहते हैं. और फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद 2 ब्लास्टोमर माने 2 सेल, फिर सेकेंड के बाद 4 ब्लास्टोमर, थर्ड क्लीवेज के बाद 8 ब्लास्टोमर, फोर्थ क्लीवेज के बाद 16 ब्लास्टोमर. द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरुला. सो 8 to 16 ब्लास्टोमरचा जो एम्ब्रियो आहे तो मोरुला आहे. द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड अँड ट्रान्सफॉर्म इन टू ब्लास्टोसिस्ट. अंडरलाइन. सो क्लीवेजेस कंटिन्यू till formation of morula and blastula. The morula continue to divide and transform into blastocyst as it move further in uterus. तो मोरुला टू ब्लास्टुला हे कन्वर्शन कुठं झालं? यूट्रसमध्ये झालं. तो पहले हम लोग चित्र देखते. ध्यान से देखो, हम लोग ओविडक्ट में जाते, इन्फंडिबुलम के पास ए नाम का एक लेबल आहे, तो आहे ओहम, जो ओव्हरीमधनं फॅलोपियन ट्यूबमध्ये आला. सो ए इज ओहम, सेकेंडरी ओसाइट. फिर बी चित्र को देखो, वो जो बी वाला चित्र है तो ओ सो ए जो पिक्चर है देखो, ओवरी में से ओहुलेशन होके ओहम वहाँ पे आया. सो ए इज सेकेंडरी ओसाइट, बी इज, अब देखो फर्टिलायझेशन हो रहा है. सी इज झायगोटमध्ये फर्स्ट क्लिवेज झाला 2 ब्लास्टोमर. डी इज 4 ब्लास्टोमर. ई इज 8 ब्लास्टोमर. एफ इज 16 ब्लास्टोमर. म्हणजे एफ कोण आहे? मोरुला. मग हा जो एफ आहे तो जी बनला म्हणजे ब्लास्टोसिस्ट, आणि त्या एच म्हणजे ब्लास्टोसिस्टचं इम्प्लांटेशन झालं एंडोमेट्रियममध्ये. अब ये बी सी डी ई एफ जी एच को आप विस्तार से देखो. सो ए इज secondary oocyte, B is fertilization, C is
2 blastomer stage of the embryo. D is 4 blastomer. E is 8 blastomer. F is 16 blastomer वाला मोरुला. आणि G इज ब्लास्टोसिस्ट, म्हणजे बाहेरून ट्रोफोब्लास्ट, आतमध्ये कॅव्हिटी, आणि त्या ज्या ट्रोफोब्लास्टला सेल चिपकल्या त्याला इनर सेल मास म्हणतात. तो ये जो बाहर से दिख रही वो ट्रोफोब्लास्ट है, सेंटर में कैविटी है और एक तरफ से सो सेल का गुच्छा है, दैट इज इनर सेल मास. Now the morula continue to divide and transform into blastocysts as it moves further into uterus. Blastomers in blastocyst are arranged in outer layer of trophoblast. An inner group of cell attached to trophoblast is called inner cell mass. तो सर ते जे 16 ब्लास्टोमर आहे त्याच्यातले जे छोटे छोटे असतात त्यांना मायक्रोमर्स म्हणतात. ते ट्रोफोब्लास्ट नावाचं कव्हर बनवतात. आणि जे 8 मोठे ब्लास्टोमर आहेत त्यांना मेगामर म्हणतात. ते एका साईडला ट्रोफोब्लास्टला चिपकतात, तर त्याला इनर सेल मास म्हणतात. इनर सेल मासपासूनच एम्ब्रिओ बनतो. आणि जी ट्रोफोब्लास्ट असते त्याच्यापासून कोरियॉन, अम्नियॉन ह्या 2 फिटल मेम्ब्रेन बनतात. सो the blastomers in blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast. Inner group of cell attached to trophoblast is called inner cell mass. Trophoblast layer then get attached to endometrium and inner cell mass get differentiated as embryo. After attachment, uterine cells म्हणजे endometrium divide rapidly and cover blastocyst. एकदा का गर्भ चिपकला की आता एंडोमेट्रियल सेल त्याला सगळीकडून कव्हर करून घेतात, झाकून टाकतात. ॲज अ रिझल्ट blastocyst became embedded in endometrium of uterus. This is called implantation and leads to pregnancy. तो ब्लास्टोसिस गाड़ा गया एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में और इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते. आणि आता ती फीमेल आजपासून प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एक हार्मोन बना और उस प्रेगनेंसी को टेस्ट भी किया जा सकता. नाउ a very important title, pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projections appear on trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. एकदा का ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम मध्ये गाडल्या गेला की जी ट्रोफोब्लास्ट कव्हर आहे एम्ब्रिओची त्याला सगळीकडून फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स येतात. त्याला कोरियोनिक विलाय म्हणतात. आणि त्याच्या आजूबाजूनं युट्राईन टिश्यू असतो आणि आईचं ब्लड असतं. कोरियोनिक विलाय अँड युट्राईन टिश्यू became interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo or fetus and maternal body called placenta. तो कोरियोनिक विलाय ज्या एम्ब्रियोच्या आहेत आणि युट्राईन टिश्यू जो आईचा आहे तर तो एकमेकात डायजेस्ट होऊन जातो आणि तिथं एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनतं, त्याला प्लासेंटा म्हणतात. और ये प्लासेंटा बच्चे को माँ के साथ जोड़ता है.
After implantation, finger-like projection appear on trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue became interdigited with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo or fetus and maternal body called placenta. Placenta facilitate supply of oxygen and nutrient to embryo. सो प्लासेंटा में से ही बच्चे के लिए ऑक्सीजन भी जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं. आल्सो रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो या फीटस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता या नाइट्रोजनस वेस्ट बनते वो भी एम्ब्रियो से प्लासेंटा में ही जाते. तो प्लासेंटा ऑक्सिजन देतो, न्यूट्रिएंट देतो आणि CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट घेतो. द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू an umbilical cord which help in transport of substances to and from the embryo. तो प्लासेंटा डायरेक्ट बाळाला जोडलेला नसतो. प्लासेंटा आणि फिटसच्या मध्ये एक केबल असतो, त्याला अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणतात. तो इसी कॉर्ड से प्लासेंटा टू एम्ब्रियो अच्छी अच्छी चीज़ें जाती और एम्ब्रियो टू प्लासेंटा वेस्ट मटेरियल आता. Placenta also act as endocrine tissue and produce several hormone. Underline neat question. तो प्लासेंटा हा सुद्धा एक एंडोक्राइन ग्लैंड आहे, पण टेम्पररी, कारण डिलीवरी के बाद प्लासेंटा शरीर के बाहर आता. तो प्लासेंटा ॲक्ट ॲज अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर अँड प्रोड्यूस फॉलोविंग हार्मोन. आता लक्ष द्या. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोफिन जो कार्पस लुटमला मेंटेन करतो ओरीमध्ये. ह्यूमन प्लासेंटल लॅक्टोजेन HPL, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन ॲटसेट्रा. मग आता तुम्ही 4 हार्मोन लक्षात ठेवा. इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL. इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL. पर सर इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी के भी है. हाँ, तेच प्लासेंटाही देतो. तो इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL. In later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. Underline. तो रिलॅक्झिन नावाचं हार्मोन ओव्हरी देत असते टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी. लेट अस रिमेंबर दॅट. अंडरलाइन. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लॅक्टोजेन and relaxin are produced in women only during pregnancy. और ये भी नीट क्वेश्चन है. तो सर इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन तो हर महिला में रहते, पर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में पाए जाते. दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी. हा नीट क्वेश्चन है. इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर increase several fold in maternal blood. Increased production of this hormone is necessary for supporting fetal growth, metabolic changes in mother and maintenance of pregnancy. याशिवाय आईमध्ये इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलॅक्टिन, थायरॉक्सिन ह्या हार्मोनची लेवलसुद्धा खूप वाढलेली असते, जी आवश्यक आहे बाळाच्या वाढीसाठी, मेटाबॉलिझममध्ये होणाऱ्या बदलासाठी आणि प्रेग्नन्सीसाठी. अब इस चित्र को देखो.
पहिले एम्ब्रिओ बघा, मग अम्बिलिकल कॉर्ड विथ व्हेसल्स बघा, मग टॉपला प्लासेंटल व्हिलाय म्हणजे तो प्लासेंटा आहे, नंतर कॅव्हिटी ऑफ युट्रस, नंतर तुम्ही बघा एक छोटीशी योक सॅक दाखवली आहे. तो हियर इम्पॉर्टंट इज ऊपर प्लासेंटा, नीचे एम्ब्रियो, बीच में कॉर्ड. नाउ इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन 7वें दिन होता आफ्टर फर्टिलायझेशन. सो इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास म्हणजे एम्ब्रायोनिक नॉब डिफरेंशिएट into outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and mesoderm soon appear between ectoderm and endoderm. तो सर इम्प्लांटेशन जे झालं होतं 7व्या दिवशी ते कोण्या स्टेजच्या एम्ब्रिओचं झालं होतं? ब्लास्टोसिस्ट. त्याला बाहेर काय होतं? ट्रोफोब्लास्ट. आणि इनर सेल मास होता आतमध्ये, त्या इनर सेल मासचं होते गॅस्ट्रुलेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रायमरी जर्म लेयर इज कॉल्ड गॅस्ट्रुलेशन. आणि एक्टोडर्म, एंडोडर्म आणि मध्ये मेसोडर्म, और इन 3 लेयर से सारे टिश्यू और ऑर्गन बनते. A mesoderm soon appear between ecto and endoderm. These 3 layers give rise to all tissues and organ in adult. It needs to be mentioned here that inner cell mass contain certain cells called stem cell. Underline, question येऊ शकतो. Inner cell mass contain certain cells called stem cell which have potential, capacity, ability to give rise to all the tissues and organs. तो इसे अंडरलाइन करो. नाउ प्रेगनेंसी. अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते, ध्यान दो. व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ॲट व्हेरियस मंथ्स ऑफ प्रेग्नन्सी. म्हणजे प्रत्येक महिन्यामध्ये कोणते बदल होतात, काय विकास होतो. Human pregnancy lasts 9 months. Do you know how many months the pregnancy lasts in dog, elephant and cats? Find out. In human, underline, after 1 month of pregnancy, 4 हफ्ते होने के बाद, म्हणजे एखादी माऊली गरोदर आहे आणि 1 महिना होऊन गेला. So after 1 month of pregnancy, embryo's heart is formed. So underline, after 1 month of pregnancy, embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully using stethoscope. Now underline, by the end of 2nd month of pregnancy, मतलब 8 हफ्ते होने के बाद, फिटस डेव्हलप लिम्स, हात पैर, अँड डिजिट्स म्हणजे हातापायाची बोटं. तो पहिल्या महिन्या संपल्यानंतर हार्ट बनलं, दुसरा महिना संपल्यानंतर लिम डिजिट्स बनले. नाव अंडरलाईन, बाय द एंड ऑफ 12th वीक, म्हणजे तिसरा महिना संपल्यावर 90 दिवस झाल्यावर, 12 हफ्ते झाल्यावर, फर्स्ट ट्रायमिस्टर झाल्यावर. So most of the major organ systems are formed. नीट क्वेश्चन या वर्षीचा होता. By the end of 12 week, most of the major organ systems are formed. For example, limbs, external genitalia are well developed. म्हणजे
3 महिने झाल्यावर हात, पाय, बोटं आणि बाळाचे लिंगसुद्धा दिसतं. फर्स्ट मोमेंट ऑफ फिटस अँड appearance of hair on head are usually observed during 5th month. Underline. 5व्या महिनी आईला बाळाची हालचाल जाणवते, बाळाच्या डोक्यावर केस येतात. ये नीट क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फिटस कैन बी परसूड बाय मदर ड्यूरिंग 5th मंथ. सो जब 5 महीने हो जाते तो बच्चे के सिर पर बाल उगाते और महिला अगर अपने पेट पे हाथ रखती है तो बच्चे की मोमेंट वो फील करती है. सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ द fetus and appearance of hairs on head are usually observed during 5th month. By the end of 24 week or by the end of 6th month or by the end of 2nd trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate, eyelashes form. अंडरलाइन करा, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की separation of eyelid and formation of eyelashes occurs during, तो after 6 months. So by the end of about 24 week, that is the end of 2nd trimester, the body is covered with fine hair. पहिले डोक्यावरचे केस आले होते 5व्या महिने, आता शरीरावरचे आले. eyelid separate, eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, fetus is fully developed and ready for delivery. Now parturition and lactation, the last title. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. Vigorous contraction of uterus at end of pregnancy causes expulsion or delivery of fetus. तो 9 महीने होने के पश्चात यूट्रस के जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होते, जिससे बच्चे को जन्म दिया जाता. This process of delivery of fetus or childbirth is parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. So डिलिव्हरी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे ज्याच्यात नर्वस सिस्टम आणि हार्मोनचा रोल आहे. अंडरलाइन. सिग्नल फॉर पार्च्युरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम fully developed fetus and placenta. हे 3-4 वेळा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे. सिग्नल फॉर पार्च्युरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेव्हलप फिटस अँड प्लासेंटा. म्हणजे पार्च्युरेशनचे जे सिग्नल आहे ते कुठून सुरू होतात? बाळ आणि प्लासेंटामधून. The signal for parturition originate from fully developed fetus and placenta, which induce mild uterine contraction. आणि हे सिग्नलमुळे यूट्रसचं माइल्ड कॉन्ट्रॅक्शन होतं, कॉल्ड फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से स्टार्ट फ्रॉम fully developed fetus and placenta. This trigger the release of oxytocin from maternal pituitary. Underline. Fetal ejection reflex मुळं आईची पिट्युटरी देते ऑक्सिटोसिन. Oxytocin act on uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. तो ऑक्सिटोसिनमुळं युट्राईन मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं आणि यामुळं पुन्हा ऑक्सिटोसिन आलं, पॉझिटिव्ह फीडबॅक. द स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन अँड ऑक्सिटोसिन सिक्रिशन कंटिन्यू, रिझल्टिंग इन स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर कॉन्ट्रॅक्शन. दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द युट्रस थ्रू बर्थ कॅनाल, दॅट इज सर्विक्स अँड वजायना. Soon after infant is delivered, placenta is also expelled out of uterus. What do you think the doctor inject to induce delivery? So pitocin, that is a synthetic form of oxytocin.
The mammary gland of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk toward end of pregnancy by the process called lactation. मतलब महिलाओं की जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड उसके अंदर दूध बनने को शुरुआत हो जाती है डिलीवरी के पहले. दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्टम. अंडरलाइन नीट क्वेश्चन. तो बच्चे को जन्म देने के पश्चात पहले कुछ दिन उस माता का जो दूध होता है वो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेंट सेवरल एंटीबॉडीज IgA. ये भी इम्यूनिटी चैप्टर का नीट क्वेश्चन है. एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस इन न्यूबॉर्न बेबी. सो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस होते. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up healthy baby. So यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है. आप इसको ध्यान से सुनो, ये आगे भी आपके काम में आने वाला है. थैंक यू.